हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 12th में एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 12th में एक्सरसाइज 12.3 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन बेसिकली क्या पढ़ेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र पढ़ेंगे अपन, है ना। 3D के अंदर पढ़ेंगे। 2D के अंदर तो विभाजन सूत्र जो सेक्शन फॉर्मूला अपने 10th क्लास के अंदर पढ़ लिया था चैप्टर नंबर 7 में ना। तो पहले 2D की बात करते हैं ना, पहले 2D की बात करते हैं जो पीछे अपने प्रीवियस ईयर में पढ़ लिया था। तो देखो क्या है, ये 2D की बात है ना, 2D में। और अभी जो बात करेंगे अपन 3D की, वो बात की बात है ना। सेक्शन फॉर्मूला क्या था, एक तो इंटरनली डिवाइड है ना, इंटरनल डिवाइड, अंतः विभाजन, डिवाइड कैसा था, मान लो कोई दो पॉइंट है ए और बी, है ना। ए है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। ठीक है, ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है और ये बी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 2D के अंदर पढ़ा था अपन, है ना। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है ए बी। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट है, मान ले रहा हूँ पी है। क्या है, पी है, जिसने इस पॉइंट ने ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट है पी जिसने इस लाइन को, लाइन ए बी को m/n में डिवाइड कर दिया, m/n में डिवाइड कर दिया। ठीक है, m/n किसका है, मतलब AP अपॉन PB। AP अपॉन PB का जो रेशियो है वो क्या है, m/n। m/n किसका है, AP अपॉन PB। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ना, उसको मैंने मान लिया था x और y है ना। P के कोऑर्डिनेट क्या है, x y है। तो P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला था इंटरनल डिवाइड का, वो क्या था, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। वहाँ m1 m2 शायद लिख रखा था ना, यहाँ mn मान लीजिए, चलो ठीक है। और y क्या था, y कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, अपॉन में m प्लस n। ये था इंटरनल डिवाइड। जब कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को करे तो उस पॉइंट के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 और प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये तो था 2D की बात है ना। अगर अपन 3D की में बात करें, फॉर्मूला तो यही है। 3D में बात करें तो बस कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 3 है। इंटरनल डिवाइड क्या देख रहे हैं अपन, इंटरनल डिवाइड का केस देख रहे हैं। इंटरनल डिवाइड, अंतः विभाजन, है ना, अंतः विभाजन। ठीक है, वही है। मान लो दो पॉइंट है ए और बी और उन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1। क्योंकि अपन 3D पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेट भी 3 होंगे ना किसी भी पॉइंट के। 3D स्पेस के अंदर किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए 3 वैल्यू चाहिए। वो उसके क्या होते हैं, 3 पॉइंट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट। 3 वैल्यू जो है कोऑर्डिनेट है उसकी ना। और बी क्या है, x2 y2 और z2। और इस लाइन सेगमेंट पे कोई पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट है x y और z। और इस p पॉइंट ने ए बी को m/n में डिवाइड कर दिया, m/n में। और ये रेशो किसका है, ध्यान रखिए, ये रेशो किसका है, ये रेशो किसका है, AP अपॉन PB। PB कितना है, m/n। ठीक है, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू x y z की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो x इक्वल्स टू mx1 प्लस mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये तो x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू कैसे आएगी, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m1 आ रहा है मेरे दिमाग में क्योंकि अपन ने 10th में शायद m1 m2 माना था ना रेशो। चलो यहाँ mn मान लिया, ठीक है। और z कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, mz2 प्लस nz1
mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ये है 3D के अंदर इंटरनल डिवाइड जब कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को करे तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला है। ध्यान रखें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला है ये ठीक है, इंटरनल डिवाइड का केस है। ठीक है, ये तो इंटरनल डिवाइड का केस। अब अगर ये जो पॉइंट P है वो मिड पॉइंट हो जाए AB का, है ना, मिड पॉइंट हो जाए। 2D के अंदर बात करेंगे, पहले 2D के अंदर बात करेंगे ना, मिड पॉइंट का केस हो जाए। ये कोई नया केस नहीं पड़े, इसी से ऑब्जर्व करके आया है ना। मान लो AB लाइन सेगमेंट है, x1 2D के अंदर x1 और y1, और B पॉइंट है x2 और y2, और P पॉइंट जो है मिड पॉइंट है। P क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब जितना पार्ट इस तरफ है उतना इस तरफ है, मतलब m इक्वल्स टू m और n क्या है? दोनों इक्वल है ना। ये m/n है, वेयर m इक्वल्स टू क्या होगा? n होगा, क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल होंगे। m अपॉन n निकालूंगा तो 1/1 आएगा कि नहीं आएगा? 1/1 आएगा कि नहीं? मिड पॉइंट के केस में 1/1 आएगा। अब यहाँ 1/1 रखूँ, है ना, यहाँ मैं m की जगह 1 रखूँ, m 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1, तो क्या जाएगा? x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस 1 कितने जाएंगे? 2, और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट का केस था, 2D के अंदर था। ऐसे ही 3D के अंदर भी मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला है। डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ। ये डायग्राम वही है, ये A है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1, और ये B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2, और मिड पॉइंट में P पॉइंट है, ये P। ठीक है, मिड पॉइंट है तो 1/1 होगा ना। तो इसी फॉर्मूले में 1 m और n की जगह 1 पुट करूंगा तो वही फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कि 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1, तो x2 प्लस x1 और आगे एक पीछे करके लिख दिया। ठीक है, अपॉन 1 प्लस 1 2। ठीक है, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, और z इक्वल्स टू z1 प्लस z2 अपॉन 2। ये है मिड पॉइंट का केस है। ठीक है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला है ये, है ना। ठीक है, अब एक केस बचता है एक्सटर्नल डिवाइड का ना। एक्सटर्नल डिवाइड कैसे करता है तो देखो कैसे करेगा। पहले 2D में बताऊं, जगह चाहिए ना, जगह चाहिए तो मैं ये चलो यहीं बता दे रहा हूँ ना, यहीं बता दे रहा हूँ। एक्सटर्नल डिवाइड का केस क्या होगा? एक्सटर्नल डिवाइड करे, कौन करे? किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट होगी। ठीक है, तो यहीं बता दे रहा हूँ, तो यहीं बता दे रहा हूँ। देखो ये दो पॉइंट हैं A और B। A के कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और B के कोऑर्डिनेट है x2 और y2। ठीक है, अब क्या होगा? एक P पॉइंट होगा जो इस लाइन सेगमेंट AB को मैं इस तरफ भी बढ़ा सकता हूँ, AB को मैं इस तरफ भी बढ़ा सकता हूँ। मान लो AB को मैंने इस तरफ बढ़ा दिया ना, इस तरफ बढ़ाने पे आगे मेरे पास पॉइंट P आया जिसके कोऑर्डिनेट हैं x और y, है ना, x और y हैं। तो इस P पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड किया। बोले सर कहाँ डिवाइड किया? AB को कहाँ डिवाइड किया? इंटरनली डिवाइड नहीं किया, एक्सटर्नली डिवाइड किया। एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब क्या है? जो अपन रेशो लेंगे वो बाहर से लेंगे। P पॉइंट कहाँ है? बाहर से, मतलब AP, यहाँ तो ये लिया था AP, है ना, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB लिया था। वो काम अपन लेंगे। AP का तो लिया, वैल्यू ली अपन ने m, इसी केस की बात चलिए, और PB का जो वैल्यू है वो मैंने कितनी ली? n है। तो रेशियो क्या आ जाएगा इसका? फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉर्मूला x इक्वल्स टू, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का, x इक्वल्स टू m, है ना, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और y इक्वल्स क्या आ जाएगा? my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ये एक्सटर्नल डिवाइड का केस है। इसमें करना क्या है? इंटरनल डिवाइड वाले केस में n की जगह अपन क्या पुट कर दें? माइनस n पुट कर दें ना, n की जगह। ये तो बात किसकी थी? m इक्वल्स टू n किस में है? इसमें, मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले में ना। एक्सटर्नल डिवाइड में क्या करना होता है? इंटरनल डिवाइड वाला जो केस है फॉर्मूला, उसमें अपन को याद क्या करना है कि n की जगह -1 पुट करनी है। सीधा याद रखो, इंटरनल डिवाइड वाला केस है उसमें प्लस की जगह माइनस आ जाए तो एक्सटर्नल डिवाइड हो जाएगा ना। इसी तरह 3D के अंदर भी क्या होगा? 3D के अंदर भी क्या होगा?
दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट है। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 और P कोई पॉइंट है जो AB को एक्सटर्नली डिवाइड करे ना, तो एक्सटर्नली डिवाइड करा वो बाहर होगा, AB को मैंने आगे बढ़ाया, जस्ट आगे बढ़ाया ना, तो यहाँ कहीं पॉइंट P आ गया x y z। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला है और AP का जो रेशो है वो है, AP की वैल्यू है m और BP की वैल्यू है n। तो AP अपॉन PB इक्वल्स क्या है m अपॉन n, m रेशो n है, ठीक है। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला है वही है, इंटरनल डिवाइड वाले केस में प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, है ना। तो x इक्वल्स टू m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n कोमा y इक्वल्स टू m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n और z की वैल्यू m z2 माइनस n z1 अपॉन m माइनस n। ये एक्सटर्नल डिवाइड का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है ना। बोले सर आपने जो भी समझाया वो देखो AB को इस तरफ आगे बढ़ाया ना, इस तरफ हो तो बढ़े तो, है ना, वो तो रेशो से पता चलेगा। एक्सटर्नल डिवाइड के केस में मान लो AP यार आपको रेशो दे दिया ना, आपको रेशो दे दिया जैसे 2:3 दे दिया, 2:3 दे दिया, तो मैं जब डायग्राम बनाऊंगा ये A है, ये B है ना, और मेरे को पता है कि P पॉइंट का जो P पॉइंट कहाँ होता है, AP की वैल्यू AP की वैल्यू फर्स्ट जो रेशो दे रखा है AP की वैल्यू 2 है और BP की 3 है, तो क्या होगा P पॉइंट कहीं इस तरफ आएगा ना P, तो ये AP की वैल्यू 2 होगी और BP की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, है ना इस केस में। तो अपन को क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि रफ आइडिया लेंगे अपन कि AB इस तरफ बढ़ेगी या इस तरफ बढ़ेगी ना, वो तो बाद की बात है, जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो कर लेंगे ना। अब इन फॉर्मूला पे बेसिस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, देखो एक तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप कोई लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट P जो है दिस रेशो में गिवन रेशो में डिवाइड करा, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। P पॉइंट तो अपन मानेंगे ना, बोलेगा डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। जब इंटरनल बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, एक्सटर्नल बोलेगा तो ये वाला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। या क्या दे देगा, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे देगा आपको और आपसे रेशो पूछ लेगा, जैसे 10th क्लास के अंदर अपन ने किया था वैसे सेम क्वेश्चन होंगे। चलो तो करते हैं इसके एग्जांपल्स। ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ लिया था ना, 2D के बारे में तो 10th क्लास में पढ़ लिया था, नोट करना चाहो तो एक बार थोड़ा रिकॉल हो जाएगा, कर लो, नहीं तो आपको ये तो जरूर पक्का से नोट करना है। चलो जी ठीक है जी। जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल या क्वेश्चन करेंगे तो अपन फिगर है ना डायग्राम बना के करेंगे, तो अपना थोड़ा क्या एक कोरिलेट करेंगे ना, फॉर्मूले से अपन क्वेश्चन को करेंगे कोरिलेट करेंगे तो अच्छे से हो जाए, गलती होने के चांसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे, है ना। चलो करते हैं एग्जांपल, उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना नोट करें अच्छे से। तो एग्जांपल नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि बिंदुओं दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए को मिलाने से बने रेखाखंड, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे लाइन सेगमेंट बनेगा, ठीक है। को अनुपात रेशो दे दिया 2:3 में, फर्स्ट पार्ट में तो बोला अंत है और सेकंड पार्ट में बोला बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ना। मतलब दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट है, उनको पहले तो एक पॉइंट इंटरनली डिवाइड करा है, फिर एक्सटर्नली डिवाइड करा है गिवन रेशो में, तो उस पॉइंट के मेरे को कोऑर्डिनेट फाइंड करने ना। तो करते हैं, डायग्राम बना के करेंगे तो इजी पड़ेगा क्वेश्चन, है ना आंसर में। फर्स्ट पार्ट करते हैं, लेट P है डिवाइड करने वाला पॉइंट का क्या होगा P, अपन ने अभी फॉर्मूले सीखे ना, फॉर्मूला याद करना सीखा है, याद तो कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग अपन किस फॉर्म में अपन ने याद रखा वो अपने दिमाग के अंदर है ना, कि इधर वाला पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इधर है B जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो P और उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x y z। तो P के कोऑर्डिनेट डिवाइड करने वाला पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x y z। लेट P जिसके कोऑर्डिनेट है x y z डिवाइड्स the line segment joining the points A क्या है कोऑर्डिनेट 1, -2, 3 एंड B 3, 4, -5 x इंटरनली है ना, इंटरनली मैंने मान लिया कि P पॉइंट जो है लाइन सेगमेंट A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को
इंटरनली इन 2:3 है ना, ठीक है। ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को इंटरनली 2:1 में तो 2:3 में डिवाइड करा। तो पहले डायग्राम है ना, तो ये क्या है, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1, -2 और 3, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 3, 4, -5 और इसको इंटरनली डिवाइड करा है। पी पॉइंट क्या है AP/PB। अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था पी पॉइंट इस लाइन पे है कहीं ना कहीं, और AP/PB जो है वो क्या 2:3। अगर मैं यहाँ कहीं भी लेता हूँ तो आप नॉर्मली सी बात है, वैसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप कॉमन सेंस की बात है। AP का वैल्यू 2 है, AP की वैल्यू 2 है तो थोड़ा छोटा पार्ट है, और BP की वैल्यू 3 है तो बड़ा पार्ट है ना। तो P यहाँ कहीं इस तरफ होगा ना, P यहाँ होगा कहीं, जिसकी कोऑर्डिनेट है X, Y, Z, और रेशो क्या है 2:3। मतलब AP का रेशो 2 है, AP की वैल्यू 2 है और BP वाला पार्ट कितना है 3 है, ठीक है। PB बोल दो, BP बोल दो। देयरफॉर पहले फॉर्मूला लिख दो, x = m है ना, mx2 + nx1 अपॉन m + n, y = my2 + ny1 अपॉन m + n, और z = mz2 + nz1 अपॉन m + n, ठीक है। अब x1 y1 z1 इधर वाला पॉइंट, x2 y2 z2 इधर वाला पॉइंट है ना, और रेशो क्या है m/n है ना, m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू क्या है 3 है, और x y z क्या है p के कोऑर्डिनेट। तो x y z की तो वैल्यू फाइंड करनी है। x = m 2 × x2 2 × 3 और 3 × 1 3 × 1 प्लस अपॉन 2 + 3, ये तो वैल्यू है। y = 2 × 4 2 × 4 प्लस 3 × -2 3 × -2 अपॉन 2 + 1। पहला पार्ट पहला क्वेश्चन करें तो ये पूरा डिटेल में लिख के दिखा रहा हूँ ना, फिर बाकी बाद में अपन सीधा मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। z = m 2 × -5 2 × -5 प्लस 3 × 3 अपॉन 2 + 3। x = 6 3 × 6 प्लस 3 अपॉन 5, और y = 8 प्लस इंटू माइनस 6 अपॉन 5, और z = -10 और प्लस के 9 अपॉन 5। तो x की वैल्यू क्या आई 6 3 9 अपॉन 5, y की वैल्यू क्या आई 2/5, और z की वैल्यू क्या आई -1/5। देयरफॉर p के कोऑर्डिनेट क्या हुए 9/5, 2/5, -1/5। इंटरनली डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है वो p है, उसके कोऑर्डिनेट दिस है। ये तो इंटरनल केस की बात हुई। अब एक्सटर्नली केस की बात करते हैं। अब p जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। सेकेंड पार्ट, लेट p x y z डिवाइड्स A divides the line segment joining the points A के कोऑर्डिनेट क्या है 1, -2, 3 एंड B 3, 4, -5 एक्सटर्नली इन 2:3, ठीक है। तो अब पहले ए बी है ना, ए बी लाइन सेगमेंट जो है ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, -2, 3, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है 3, 4, -5, ठीक है। अब ए पी की जो वैल्यू है वो कितनी है। अब देखो बोले सर ए बी, अब पी जो है एक्सटर्नली डिवाइड करा है, तो ए बी को इस तरफ बढ़ाएं या इस तरफ बढ़ाएं, है ना। तो रेशो से पता चलेगा। रेशो से क्या पता चला कि एपी की वैल्यू कितनी है 2 है और बीपी की वैल्यू 3 है, तो ए कहीं पी कहीं क्या है इस तरफ है, इस तरफ है ना, ये है इस तरफ, ये पी है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड। वैसे तो एक्सटर्नली डिवाइड के केस में आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो एपी की वैल्यू है, एपी की वैल्यू तो है
ये AP ले लेते हैं ना, AP की वैल्यू तो है 2 और BP की वैल्यू कितनी है 3 है ना, M की वैल्यू कितनी है 2 और N की 3 है। ये है x1 y1 z1 और ये है x2, जो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2 ना। देयरफॉर x इक्वल्स टू इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है ना। और y इक्वल्स टू m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n और z इक्वल्स टू m z2 माइनस n z1 अपॉन m माइनस n। वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 3 6 माइनस 3 इंटू 1 3, ठीक है, अपॉन 2 माइनस 3 और y इक्वल्स टू m y2 8 माइनस n y1 कितना है माइनस के 6 तो प्लस के 6 अपॉन 2 माइनस 3 और z इक्वल्स टू m 2 माइनस के z है ना, माइनस के 5, 2 इंटू माइनस 5 तो माइनस के 10 प्लस सॉरी माइनस आएगा, फॉर्मूले के अंदर माइनस है, 3 इंटू 3 तो 9 अपॉन 2 माइनस 3, तो x इक्वल्स क्या हो गया 3 अपॉन माइनस 1, y इक्वल्स टू 14 अपॉन माइनस 1 और z इक्वल्स टू माइनस 19 अपॉन माइनस 1। देयरफॉर p के कोऑर्डिनेट क्या हुए -3 -14, ये माइनस माइनस कैंसिल और 19। तो एक्सटर्नली डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है और इंटरनली डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये। चेक कर ले रहे हैं आंसर एग्जाम्पल नंबर 7 में इंटरनली डिवाइड में जो है पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 9/5, 2/5, -1/5, ठीक है। और एक्सटर्नली डिवाइड का जो केस है उसमें है -3, -14, -19, बिल्कुल सही इस तरह से करेंगे। चलो जी करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 8। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि विभाजन सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि बिंदु दिस एंड दिस क्या है सरेख है ना। आपको सेक्शन फॉर्मूले को यूज में लेके प्रूफ करना है कि जो तीनों पॉइंट जो दे रखे हैं वो कोलिनियर है। वैसे अपन ने 12.2 के अंदर प्रूफ किया था 3 पॉइंट वो कोलिनियर कि नहीं, 2 डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल है। 3 पॉइंट अगर हैं दे रखे हैं तो उनमें से तीन डिस्टेंस बनेंगे ना, और कोई 2 डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल है तो तीनों पॉइंट क्या थे कोलिनियर थे। लेकिन उस वाले कॉन्सेप्ट को यूज नहीं लेना है, आपको सेक्शन फॉर्मूले को यूज में लेना है ना। तो कैसे करें ना, कैसे करें, मैं मान के चलूंगा, देखो ना मैं मान के चलूंगा, मैं मान के पहले देखो मैं ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है ना। लेट पहले मान ले रहा हूं ना आंसर में, लेट ए क्या है -4, 6, 10 और बी क्या है 2, 4, 6 एंड सी क्या है 14, 0, -2 है ना। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, मैं ए और सी को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बनाऊंगा ना, ए और सी को। देयरफॉर लेट मैं पहले लेट करूँ ना, लेट पी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y, z डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points A and C, A और A को मान रखना, A and C in m/n। मैंने मान लिया कि P को एक पॉइंट है जो इन दोनों जो बिंदुओं A और C को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, उसको m/n में डिवाइड कर रहा है। बोले सर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है या इंटरनली डिवाइड कर रहा है, वो तो रेशो फाइंड करेंगे तो पता चलेगा। अगर रेशो नेगेटिव आ गया तो डिवाइड जो करेगा वो क्या करेगा एक्सटर्नली, और रेशो पॉजिटिव आ गया तो वो क्या करेगा इंटरनली ना। फिर मैं क्या करूंगा, उस रेशो से जो रेशो आएगा उससे मैं क्या फाइंड करूंगा, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेके m और n की, बी के किसी एक पॉइंट के लिए m और n की वैल्यू फाइंड कर दूंगा और दूसरे के लिए सेटिस्फाई करवा दूंगा। देखते हैं करते क्या है ना। तो देखो क्या होगा, ए अभी मैं बोला जो कुछ समझ में नहीं आया आपके, मेरे को पता है।
ए क्या है -4,6,10 और सी क्या है 14,0,-2 और इस पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x y z और रेशो ले लिया m रेशो n। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम जैसे अपन ने क्वेश्चन सीखा है, फॉर्मूला सीखा है सेक्शन फॉर्मूला, उसी के हिसाब से मैंने ये डायग्राम बना लिया। अब मैं सेक्शन फॉर्मूले से इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा ना, और उससे पहले देखो क्या होगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल्स टू पहले फॉर्मूला लिखना ना my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, z इक्वल्स टू mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, देयरफॉर x इक्वल्स टू m कितना है, m ये x2 कितना है 14, तो 14m प्लस -4n है ना, -4n अपॉन m प्लस n, और y इक्वल्स टू m 0 हो जाएगा था ना, 0 इंटू 6n, 0 प्लस 6n अपॉन m प्लस n, और z इक्वल्स टू m -2m है ना, -2m प्लस 10n अपॉन m प्लस n। ठीक है, देयरफॉर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 14m -4n अपॉन m प्लस n, और 6n अपॉन m प्लस n, और -2m प्लस 10n अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए ना। अब मैं क्या करूंगा, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इससे कंपेयर करके ना, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट से किसी एक के लिए, चाहे x के लिए, चाहे y के लिए और चाहे z के लिए कंपेयर करके मैं m रेशो n फाइंड कर लूंगा। क्या करूंगा, m रेशो n फाइंड करूंगा, फिर वो रेशो यूज में लेके बाकी के दो कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा। अगर यही आ जाते हैं B वाले, तो P और B जो पॉइंट है वो क्या समपाती है, एक के ऊपर दूसरा है, और P और B एक के ऊपर दूसरा है, तो मतलब ए बी सी क्या है तीनों, ये P जो पॉइंट है वो B बन जाएगा। उससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। लेट्स चेक लेट कर लें, चाहे तो x कोऑर्डिनेट से m और n की वैल्यू निकाल लो, चाहे y कोऑर्डिनेट से, चाहे z कोऑर्डिनेट से। इजी कहाँ से पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट से ना। देयरफॉर 6n अपॉन m प्लस n इक्वल्स क्या आ जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट लिया मैंने p का, तो b का भी कौन सा लेंगे, y कोऑर्डिनेट, इक्वल्स कितना आ जाएगा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 6n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4m प्लस 4n है ना, तो क्या हो जाएगा, ये उस तरफ जाएंगे ना, ये उस तरफ जाएंगे दोनों, तो क्या हो जाएगा 4m और ये इस तरफ आ जाएगा ना, 4m इक्वल्स टू 2n, क्योंकि इस तरफ आ गया 2n, 4m इक्वल्स 2n, तो m अपॉन n इक्वल्स क्या आ गया, ये अपॉन n, ये 4 अपॉन में है ना, तो 1/2। देयरफॉर m रेशो n क्या आ गया, 1/2 आ गया। y के पॉइंट से y के लिए ना, y कोऑर्डिनेट P के y कोऑर्डिनेट के लिए B के लिए क्या आ गया, रेशो क्या आ गया 1/2। अगर ये रेशो यहाँ पुट करूंगा B के बाकी कोऑर्डिनेट में ना, P पॉइंट के बाकी कोऑर्डिनेट में ये रेशो पुट करूंगा, अगर ये वैल्यू B और B के 2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो क्या है P और B क्या है, संपाती है। देयरफॉर x इक्वल्स टू x जो था वो ये था ना 14 इंटू m की वैल्यू कितनी है 1, माइनस 4 इंटू n की वैल्यू कितनी है 2, अपॉन 1 प्लस 2। देखो ना 14 इंटू m की वैल्यू 1, माइनस 4 इंटू n की वैल्यू 2, अपॉन में m प्लस n 1 प्लस 2। तो x इक्वल्स कितना है 14 का 14 माइनस 8/3, 14 में से 8 गए तो 6/3, तो कितना है 2 है। देखो इसकी वैल्यू कितनी है 2, वही है। ठीक है, और z इक्वल्स टू क्या है -2 इंटू 1 प्लस 10 इंटू n, 10 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, तो z इक्वल्स टू -2 प्लस 20 अपॉन 3, तो z इक्वल्स टू 18
बटा 3 तो 6 आया। देयरफॉर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स की वैल्यू कितनी आई 2 और वाई की वैल्यू कितनी आएगी 4 और जेड की वैल्यू कितनी आएगी 6, है ना, 6 आएगी। ये 4 कैसे आएगी सर, यहाँ अपन ने कंपेयर करके तो निकाला था 4 आ गई ना, यहाँ 4 आएगी, चाहे एम और एन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो भी 4 ही आएगी ना, ठीक है, क्योंकि ये देखो एम और एन की वैल्यू यहीं से तो निकली है। देयरफॉर पी एंड बी संपाती हैं, देयरफॉर ए कोमा बी एंड सी आर, ए और बी, पी और बी संपाती होने का मतलब क्या है, पी बी भी यही है और बी यही है, तो ए बी सी क्या है, कोलिनियर है ना, ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। इस तरह से करेंगे सेक्शन फॉर्मूले से। चलो जी करते हैं इसका एग्जांपल नंबर 9। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। एग्जांपल नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि त्रिभुज जिसके शीर्ष दिस एंड दिस है ना, एक ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे दिए x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 है, ठीक है। इसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस ट्राइंगल के सेंट्रोइड के अपन को कोऑर्डिनेट चाहिए। बोले सर सेंट्रोइड क्या होता है, अब ट्राइंगल के अंदर सेंट्रोइड क्या होता है, ट्राइंगल के अंदर वह पॉइंट जहां से ट्राइंगल की तीनों मीडियन पास होती हैं। बोले सर मीडियन क्या होती है, ट्राइंगल के अंदर किसी भी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो क्या होती है, उसकी मीडियन होती है ना। तो मैं मान ले रहा हूं ना, लेट ए x1 y1 z1 कोमा बी x2 y2 z2 एंड सी क्या है x3 y3 z3 आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी बनाएंगे, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी। ए की कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1 और बी के हैं x2 y2 z2 और सी के क्या हैं x3 y3 z3, है ना। मुझे केंद्र के निर्देशांक चाहिए। केंद्र क्या होता है, जहां से त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं पास होती है ना। माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज में किसी भी शीर्ष को सामने वाली अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो क्या होती है, उसकी मीडियन। तो एक मीडियन होगी AD, दूसरी होगी मान ले रहा हूँ BE और तीसरी होगी CF, है ना। और सेंट्रोइड को G से रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। पता चल गया ना केंद्र क्या होता है। केंद्र त्रिभुज के अंदर सेंट्रोइड क्या होता है, ट्राइंगल के अंदर वो वाला पॉइंट जहां से उसकी तीनों मीडियन पास होती है। और मीडियन क्या होती है, ट्राइंगल के अंदर किसी भी वर्टेक्स को, 3 वर्टिसेस होते हैं, किसी भी वर्टेक्स को अपोजिट साइड, अब ए वर्टेक्स लूं तो अपोजिट साइड क्या है BC के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ये जो AD है मीडियन है। अगर B वर्टेक्स लूं तो अपोजिट साइड कौन सी है, फिर AC, उसके मिड पॉइंट E से ज्वाइन करने वाली। बोले सर ये मिड पॉइंट नहीं, अरे रफ डायग्राम है ना, रफ डायग्राम है ये, मिड पॉइंट है ये, है ना। और अगर ये मीडियन है तो मिड पॉइंट है ये, ठीक है। और C वर्टेक्स लूं तो अपोजिट साइड कौन सी है, AB का मिड पॉइंट क्या है F से ज्वाइन करने वाली C को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है CF जो है वो क्या है, मीडियन है। और जहां से ये तीनों मीडियन AD BE और CF G से पास हो रही है, G क्या है, इसका सेंट्रोइड है ना। लेट Z जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x y z इज सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC। देयरफॉर, है ना, देयरफॉर अगर G सेंट्रोइड है तो AD क्या है, मीडियन है, और AD मीडियन है तो D मिड पॉइंट है, वो लिख रहा हूं मैं। देखो देयरफॉर D भी मिड पॉइंट, कोई सा भी ले लो यार, कोई सा भी ले लो, D भी मिड पॉइंट है। क्वेश्चन के अंदर शायद बुक के अंदर इसने सोल्व करके जो दे रखा है वो कौन से दे रखा है इसने AD से बात चली ना, BC का मिड पॉइंट है ना। चलो अपन D की बात नहीं करेंगे, अपन E की बात करके चलेंगे ना। कोई सा भी ले सकते हैं। अगर D जो है BC का मिड पॉइंट है, इसको भी यूज में ले सकते हैं। E AC का मिड पॉइंट है, इसको भी यूज में ले सकते हैं। F AB का मिड पॉइंट है, इसको भी यूज में ले सकते हैं। तो मैं चलो इसको लेके चलता हूँ ना। F जो है मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना। देयरफॉर F इज मिड पॉइंट
ऑफ ए बी। बोले सर आपने देयरफॉर क्यों लगाया? क्योंकि जी जो है, मैंने एज्यूम क्या कर लिया कि जी सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड है मतलब यहाँ से तीनों इसकी मीडियन पास हो रही है। मीडियन मतलब जी सेंट्रोइड है तो सी एफ क्या है? मीडियन है, और सी एफ मीडियन है तो एफ ए बी का क्या है? मिड पॉइंट है ना। तो ए बी के मिड पॉइंट से पहले मैं एफ के कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा ना। एफ के कोऑर्डिनेट क्या मान ले रहा हूं मैं? एफ के कोऑर्डिनेट क्या मान ले रहा हूं? चलो निकल ही जाएंगे ना, एफ के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, क्योंकि इसको तो मैंने क्या मान लिया? एक्स वाई और जेड है ना, और इसको मान ले रहा हूँ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, और एक्स वन वाई वन और जो तो ही ना। तो एक्स डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा? एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू। एक्स वन और ये इसकी बात चलिए ना, तो एक्स वन प्लस एक्स टू ये है एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, और वाई डैश इक्वल्स क्या हो गया? वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, और z इक्वल्स क्या हो गया? जेड डैश इक्वल्स क्या हो गया? z1 प्लस Z2 अपॉन टू। ठीक है, देयरफॉर एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट आगे क्या है? x1 प्लस x2 अपॉन टू, y1 प्लस y2 अपॉन टू, और z1 प्लस Z2 अपॉन टू। ठीक है, अब एक सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी होती है कि सेंट्रोइड जो है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड जो है एवरी मीडियन, तीनों मीडियन है ना, सेंट्रोइड से तीनों मीडियन पास हो रही हैं, वो तीनों मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1 में। बोले सर 2 किधर होता है और 1 किधर होता है? 2 तो होता है वर्टेक्स वाली साइड का, वर्टेक्स वाली साइड में जो पार्ट है, और 1 होगा साइड वाली साइड, ट्राइंगल की साइड वाली साइड में जो पार्ट है उस वो तो होगा 1, और वर्टेक्स वाला 2। वर्टेक्स वाला 2, ये 1, ये वर्टेक्स वाला 2 पार्ट है और ये 1 पार्ट है, तो ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है। ठीक है, सिंस सेंट्रोइड डिवाइड्स एवरी मीडियन इन 2:1 है ना, 2:1, ये 2:1 हो गया ना, ये 2:1 हो गया। Therefore, अब मैं क्या करूंगा? ये जो G जो है CF को 2:1 में डिवाइड करा ना, Therefore G डिवाइड्स CF इन 2:1 है ना, 2:1 में डिवाइड करा है। Therefore अब देखो सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी से क्या हो गया कि सेंट्रोइड एवरी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो उससे क्या निकल गया है कि जो जी पॉइंट है ये CF को 2:1 में डिवाइड करे ना। तो ये लाइन मेरे पास यूं निकल के आ गई, देखो ये लाइन मेरे पास यूं निकल के आ गई, ये C है, ये F है, और ये G है, और ये 2 है, और ये रेशो क्या है? 1 है। C के कोऑर्डिनेट क्या है? x3 y3 z3। अगर आप बनाना चाहो तो अलग से बना के भी देख सकते। F के कोऑर्डिनेट क्या है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, और z1 प्लस z2 अपॉन 2। अब उस डायग्राम को भूल जाओ, इस पे अपन, और जी के कोऑर्डिनेट क्या है? x y z है ना। देयरफॉर x इक्वल्स टू देखो क्या है? mx2 है ना, m x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस nx1 है ना, x3 अपॉन 2 प्लस 1, और y इक्वल्स टू m y2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 n y1 बोल रहा हूं, लेकिन y1 की वैल्यू कितनी है? y3 ना। ये डायग्राम मैंने यूं बना के दिखा दिया ना, अपॉन 2 प्लस 1, और z इक्वल्स टू m z2 क्या है? z1 प्लस z2 अपॉन 2 प्लस n z1 z3 अपॉन 2 प्लस 1। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट है ना। देयरफॉर जी जिसमें x की वैल्यू आएगी ना, ये 2 से 2 कटेगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y की वैल्यू क्या आएगी? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, और z की वैल्यू क्या आई? z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। ये आ गई हमारी z की वैल्यू। ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट अपने पास आगे
अगर किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हों तो उसके सेंट्रोइड केंद्र के निर्देशांक कैसे होंगे, ये इस तरह से फाइंड करेंगे ना। अब अपन एज ए प्रॉपर्टी इसको काम में लेंगे, क्योंकि जनरल पॉइंट्स के लिए ना, जनरल पॉइंट के लिए अपन ने इसको प्रूव कर दिया, तो किसी भी आगे कभी भी किसी भी ट्राइंगल के आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तीनों, तो उसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट दिस होंगे ना, आपको याद रखना है सीधा फॉर्म में, इसी तरह से। चलो चेक कर ले रहे हैं अपन इसका आंसर, चेक कर ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9। हाँ, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट ये हैं जो मैं अपने आए हैं। चलो जी करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 10। उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो क्या कह रहा है कि बिंदु दिस एंड दिस है ना, 2 पॉइंट दे दिए, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए। 2 पॉइंट देने का मतलब क्या है, उन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कोई लाइन सेगमेंट है, वाई जेड तल द्वारा, वाई जेड तल द्वारा, वाई जेड प्लेन द्वारा जिस अनुपात में विभाजित होता है उसे ज्ञात कीजिए ना। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली, ये 2 गिवन पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट है, वो लाइन सेगमेंट वाई जेड प्लेन से डिवाइड हो रही है। बोले सर इंटरनली डिवाइड हो रही है या एक्सटर्नली डिवाइड हो रही है? जब तक कुछ मेंशन नहीं किया जाता अपन उसको इंटरनली डिवाइड का केस लेके ही चलेंगे ना। तो मान के चलूंगा कि वाई जेड प्लेन इस लाइन सेगमेंट को किसी m/n में डिवाइड करती है और मुझे वो m/n फाइंड करना ना। वैसे तो अपन उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करेंगे ना, लेकिन यहाँ अपने पास क्वेश्चन के अंदर सिर्फ उसने रेशो पूछा तो अपन रेशो फाइंड कर देंगे। आगे क्या पूछ सकता है वो भी मैं बताऊंगा अभी ना। तो लेट, तो पहले डायग्राम है ना, देखो ये लाइन सेगमेंट है ए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 6, 10, -8, और ये पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट हैं ये 4, 8 था ना, ये 4, 8, 10 और ये है 6, 10, -8 है ना। और इस लाइन सेगमेंट को वाई जेड प्लेन है ना, मैं बना के दिखा रहा हूँ, देखो ये वाई जेड प्लेन है, वो कुछ यूं कट कर रहा है, कैसे भी कट कर सकता है ना। अब ये 2D में आपको इमेजिन करके देखना ना, वाई जेड प्लेन कुछ यूं जा रहा है इसमें से, या यूं जा रहा है, कहीं ना कहीं से जा रहा है। अब यूं नहीं है वाई जेड प्लेन है ना, यूं जा रहा है, लाइन के ऊपर यूं नहीं पड़ा। अगर यूं पड़ा है तो वाई जेड प्लेन के अंदर ही है लाइन है ना, लेकिन वाई जेड अगर यूं लाइन के ऊपर ये प्लेन है, वाई जेड प्लेन अगर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा ना। ये लाइन, क्योंकि ये लाइन अगर प्लेन यूं है तो ये लाइन प्लेन के अंदर ही है, और ये प्लेन लाइन प्लेन के अंदर है, वाई जेड प्लेन में अंदर, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। लेकिन ये इस दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट 0 नहीं है ना, तो ये वाई जेड प्लेन के अंदर नहीं है, ये प्लेन कुछ यूं है, यूं कहीं कट कर है ना। मान लो ये पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स, एक्स नहीं लेंगे 0, y, z, और ये कौन सा प्लेन है, ये कौन सा है, वाई जेड प्लेन है, ठीक है। और अब मैंने आपको जब 3D का इंट्रो स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था वाई जेड प्लेन के अंदर x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, एक्स जेड प्लेन के अंदर y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, और एक्स वाई प्लेन के अंदर z कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। वो आपको याद है, आपको पता है, यहां से आपको पता चल गया कि इस पॉइंट, ये पॉइंट P जो है वाई जेड प्लेन पे भी है और इस लाइन पे भी है, और ये P पॉइंट वाई जेड प्लेन पे है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। अब मैं लिख रहा हूं है ना आंसर में, लेट P जिसके कोऑर्डिनेट क्या लिए मैंने 0, y, z is a point, be a point on yz प्लेन। माना P जो है जिसके कोऑर्डिनेट ये है yz प्लेन पे है, which divides the line segment joining the points A जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 4, 8, 10 एंड B क्या है 6, 10, -8 इन m/n है ना। m/n के अंदर ये डिवाइड कर रहा है। ये P पॉइंट जो है इस प्लेन पे है, किस पे, एक्स वाई जेड प्लेन पे है, और उस P पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को AB को m/n में डिवाइड कर दिया। मैंने मान लिया ये m/n है, ठीक है, m/n है। देयरफॉर x इक्वल्स टू, x कोऑर्डिनेट इसे कैसे फाइंड करेंगे, x इक्वल्स टू x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है।
मेरे को तो रेशो फाइंड करना है ना, रेशो फाइंड करने 10th क्लास के अंदर भी मैंने बताया था, रेशो फाइंड करने के लिए अपन वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें एक्स वाई जेड में से हमें पता हो। वहाँ एक्स वाई की बात चलती थी, तो एक्स वाई में से जिसकी वैल्यू हमें पता हो उसकी वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्स का फॉर्मूला ये है, एक्स फाइंड करने का फॉर्मूला ये है, वाई का क्या है, वाई एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम वन एम प्लस एन, और जेड का क्या है, एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन। तीन फॉर्मूले अप्लाई कौन सा करें, जिसकी वैल्यू हमें पता है, और एक्स की वैल्यू हमें पता है। क्यों पता है, क्योंकि ये पी एक्स जो पी जो पॉइंट है वाई जेड प्लेन पे लाई कर रहा है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो ठीक है, वो मैंने लिख दिया, बाकी दो लिखे नहीं, है ना, क्योंकि मेरे को सिर्फ रेशो से मतलब है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेशो से मतलब है। तो एक्स की जगह 0 इक्वल्स टू एम x2 की जगह ये x1 y1 z1, वो x2 y2 z2, x2 की जगह 6 प्लस n, x1 की जगह 4 अपॉन m प्लस n। बोले सर ये 0 क्यों लिया, सिंस लिख दो यहाँ पे, सिंस p लाइज ऑन yz प्लेन, तो वो समझ जाएगा, ठीक है। इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में खत्म। 0 इक्वल्स टू 6m प्लस 4n, m एक तरफ ले आऊँगा ना, माइनस 6m इक्वल्स टू 4n, ये अपॉन में n अपॉन में, और ये माइनस 6 इधर है ना, तो m अपॉन n इक्वल्स टू 4 अपॉन माइनस 6, कट के क्या है -2/3 माइनस। बोले सर रेशो माइनस में तो आता ही नहीं, बिल्कुल सही है, रेशो तो अपन ने कभी नेगेटिव पढ़ा ही नहीं। रेशो कभी भी नेगेटिव आ जाए आपका तो दो बातें होंगी। दो बातें कौन सी होंगी, पहली बात तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, तो कैलकुलेशन चेक कर ले रहे हैं अपन, है ना। कैलकुलेशन क्या चेक कर ले रहे हैं, वाई जेड प्लेन में है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, है ना। x की वैल्यू 0 है, m x2 6, n 4, है ना, ठीक है, n है ये, x मत मान लेना, ये n है, ठीक है, ये डिवाइड खत्म, 6, ठीक है, खत्म, है ना। कैलकुलेशन तो गलत नहीं है, मैंने आपको बताया रेशो नेगेटिव आए तो दो बातें होंगी, पहली बात कैलकुलेशन गलत हो सकती है, वो तो है नहीं। दूसरी बात क्या होगी कि अगर रेशो नेगेटिव आता है तो जो पी पॉइंट है वो कहीं बाहर है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सटर्नली। अपन ये केस लेके चले थे इंटरनली डिवाइड का, लेकिन ये प्लेन कहां से डिवाइड कर रहा है, इसको बाहर से डिवाइड कर रहा है ना। देयरफॉर वाई जेड प्लेन डिवाइड्स ए बी, लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी इन 2/3 एक्सटर्नली, है ना, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो m/n क्या आ गया, 2/3। और नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है, सिर्फ ये नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ये सिर्फ क्वेश्चन ही यहीं तक पूछा था, चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर ना, चेक कर ले रहे हैं आंसर में उसने क्या दिया है, वाई जेड तल ए बी को 2:3 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है ना, बाहरी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर वो यूं बोल दे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करो, क्या करो, इंटरसेक्शन ये पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड करो, तो हमें कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। तो एक्स की वैल्यू तो मुझे पता है 0 है, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ये पॉइंट भी जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो अपन फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एक्सटर्नली डिवाइड वाला, क्या होगा, m/2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n, और z इक्वल्स टू mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n, है ना, क्योंकि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अभी लिख दिया ना अपने, वाई जेड प्लेन जो है, वाई जेड प्लेन पे पॉइंट P है, वो इस लाइन सेगमेंट ए बी को 2/3 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो फॉर्मूला ये है ना, तो y इक्वल्स टू m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 10, तो 20, m की वैल्यू 2 और 10 20 माइनस 3 × 8 24 अपॉन 2 - 3 तो -1, तो -4/-1, तो कितना है, सॉरी 4, है ना, ठीक है। z इक्वल्स टू 2 - 8 तो -16 माइनस 3 × 10 30 अपॉन -1, 2 - 3 होगा ना, 2 - 3 -1 माइनस के 46 अपॉन -1 कैंसिल, तो -46। देयरफॉर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, y की वैल्यू 4,
-46 नहीं +46 ये अपन पॉइंट P के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं जो YZ प्लेन पे लाई कर रहा है और इस लाइन सेगमेंट AB को 2:3 में एक्सटर्नली डिवाइड कर सकते हैं ना। तो पहले x वाले फॉर्मूले से अपन ने रेशो फाइंड कर लिया, रेशो आने के बाद अपन ने बाकी के जो दो कोऑर्डिनेट है y और z की वैल्यू भी अपन इस तरह से फाइंड कर सकते हैं अगर पूछे तो। अगर क्वेश्चन सिर्फ रेशो पूछे तो यहां तक कर देना, अगर डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पूछे तो यहां तक आप पूरा करके दिखाएंगे, है ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 12.3 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.3 के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।